अंतस। आज अंतस पर शहादत हसन मंटो जी का लिखा एक लेख। मैं कहानीकार नहीं, जेब कतरा हूँ। लिखा है, मेरी ज़िंदगी में 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली मेरे जन्म की, दूसरी मेरी शादी की और तीसरी मेरे कहानीकार बन जाने की। लेखक के तौर पर राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। लीडर और दवा फरोशी दोनों पेशे हैं। राजनीति से मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से थी। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते थे और मैं अखबार नहीं पढ़ता। दरअसल ही करते हैं। गांधी जी को फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए थी और मुझे अखबार ज़रूर पढ़ने चाहिए। मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहानी कैसे लिखता हूँ। इसके जवाब में मैं कहूँगा कि अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज़ कलम लेता हूँ और बिस्मिल्लाह कहकर कहानी शुरू कर देता हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ शोर मचा रही होती हैं, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनके लड़ाई झगड़े का फैसला भी करता हूँ। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, पर कहानी भी लिखता रहता हूँ। सच पूछिए तो मैं वैसे ही कहानी लिखता हूँ जैसे खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, छक मारता हूँ। अगर पूछा जाए मैं कहानी क्यों लिखता हूँ तो कहूँगा कि शराब की तरह कहानी लिखने की भी लत पड़ गई है। मैं कहानी ना लिखूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कपड़े नहीं पहने या गुस्ल नहीं किया या शराब नहीं पी है। दरअसल मैं कहानी नहीं लिखता हूँ बल्कि कहानी मुझे लिखती है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। वैसे तो मैंने 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और जिस पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं, और जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सआदत हसन होता हूँ। कहानी मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होती है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई कहानी निकल आए। कहानी लिखने की बहुत कोशिश करता हूँ पर कहानी दिमाग से बाहर नहीं निकलती। आखिर थक हार कर बाज औरत की तरह लेट जाता हूँ। अनलिखी कहानी की कीमत पेशगी वसूल कर चुका हूँ, इसलिए बड़ी झुंझलाहट होती है। करवट बदलता हूँ, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चियों को झूला झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ, घर में इधर उधर बिखरे नन्हे मुन्ने जूते उठाकर एक जगह रखता हूँ। पर खम बखत कहानी जो मेरी जेब में पड़ी होती है मेरे दिमाग में नहीं आती और मैं तिल मिलाता रहता हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा कोफ्त होती है तो गुसल खाने में चला जाता हूँ, पर वहाँ से भी कुछ मिलता नहीं है। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है। मुझे अपने तजुर्बे से पता लगा कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर हैरानी है कि फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहानीकार हूँ। इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि या तो मेरे आलोचकों को खुशफहमी है या फिर मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। ऐसे मौक़ों पर जब कहानी नहीं लिखी जाती तो कमी यह होता है कि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर लिखना शुरू कर देता हूँ। उस समय दिमाग बिल्कुल खाली होता है पर जेब भरी हुई होती है। तब अपने आप ही कोई कहानी उछल कर बाहर आ जाती है। उस नुक्ते से मैं खुद को कहानीकार नहीं बल्कि जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद काटता है और लोगों के हवाले कर देता है। मैंने रेडियो के लिए जो नाटक लिखे वे रोटी के उस मसले की पैदावार हैं जो हर लेखक के सामने उस समय तक रहता है जब तक वह पूरी तरह मानसिक तौर पर अपाहिज ना हो जाए। मैं भूखा था इसलिए मैंने यह नाटक लिखे। दाद इस बात की चाहता हूँ कि मेरे दिमाग ने मेरे पेट में घुसकर ऐसे हास्य नाटक लिखे जो दूसरों को हंसाते थे पर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी पैदा ना कर सके। रोटी और कला का रिश्ता कुछ अजीब सा लगता है, पर क्या किया जाए, खुदा बंद ताला को यही मंजूर है। यह गलत है कि खुदा हर चीज़ से खुद को निर्लिप्त रखता है और उसको किसी चीज़ की भूख नहीं है। दरअसल उसे भक्ति चाहिए, और भक्ति बड़ी नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि चुपड़ी हुई रोटी है जिससे ईश्वर अपना पेट भरता है। शहादत हसन मंटो लिखता है क्योंकि वह ईश्वर जितना कहानीकार और कवि नहीं है। उसे रोटी की खातिर लिखना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बहुत बड़ा नाम है। अगर यह खुशफहमी ना हो तो ज़िंदगी और भी मुश्किल बन जाए। पर मेरे लिए यह एक तल्ख़ हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूँ। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खाने में और कभी अस्पताल में रहता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता। मैं अपनी ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूँ। अब तो यह हालात है कि परहेज शब्द भी मेरी डिक्शनरी से गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो ये कैद है, अगर वह बदपरहेजियों से गुजारी जाए तो भी कैद है। किसी न किसी तरह हमें जुराब के धागे का एक सिरा पकड़ कर उसे उधेड़ते जाना है, और बस।